Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Shaukat sir and I will be taking your electromagnetic induction and alternating currents, EMI/AC. So as far as physics is concerned or your competitive exams are concerned, बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल नीट जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है. एंड बिसाइड्स ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ऑब्वियसली अगर इंटरेस्टिंग है तो बहुत आसान भी होगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स बेटा, ठीक है. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस चैप्टर में हमारे दो प्रिंसिपल इंटरेस्ट्स होंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर में, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बेटा, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जैसे आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर में आपने देखा होगा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है बेटा, ठीक है. एक लॉजिकल सा, एक जेन्युइन सा क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, तो इज इट पॉसिबल कि एक मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस चैप्टर में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. ऑब्वियसली द आंसर इज यस, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर दो, अगर हम अब करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कमर्शियल लेवल पे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा बेटा, ठीक है. तो ये चैप्टर जो है इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तरीके होंगे जिनसे हम देखेंगे कि करंट कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. ठीक, आपको लगा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बुनियादी चैप्टर है बेटा, बहुत ही बुनियादी एक पिलर है फिजिक्स का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक है, लेकिन आपको इस टॉपिक से पहले ही नहीं पता चलेगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं वैसा, हर कोई आंसर आपको इस टॉपिक से नहीं निकलेगा. लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पूरे चैप्टर में इसी टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना होगा बेटा. इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए तब आपको बेटा ये चैप्टर अच्छे से बेटा समझ आएगा, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से करना आएगा, इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आएंगे बेटा, ठीक है. तो सबसे पहला टॉपिक जो है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बेटा. सो आई विल बी स्टार्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा. अगर हम बेटा फ्लक्स की बात करते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं. तो अगर हम बेटा फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स बेसिकली एक नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है. नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी किसी भी वेक्टर फील्ड की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी वेक्टर फील्ड की जो फ्लक्स होता है वो उसकी एक नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है. बेसिकली फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, किसी भी एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस पास होती है, इसको हम बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो उस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने बेटा पढ़ा होगा, ठीक है. लेकिन यहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है, हाँ खाली पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे बेटा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक एरिया है, मेरे पास बेटा एक एरिया है और ये एरिया जो है इसका एरिया वेक्टर आपने पढ़ा होगा बेटा. एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस वजह से हम इसके साथ एक वेक्टर एसोसिएट करते हैं, ठीक है. तो यहां पे अगर मेरे पास एक एरिया वेक्टर, एक एरिया है, ठीक है, और इसी एरिया के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा पास होती है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे पास हो रही है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है, परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है. तो किसी भी एरिया के थ्रू
कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसको हम बेटा बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक डेफिनेशन है, ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो कर रहे हैं, किसी भी एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। लेकिन अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उस टाइम पे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पे जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली कितना क्रॉस कर रही है, दैट इज व्हाट वी हैव बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को यहां पे क्वांटिफाई करेंगे तो फ्लक्स को हम बेटा फाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिमिलर टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो वहां पे हम बोलते हैं फाई ई, यहां पे हम डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा फाई बी, दैट मींस इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स आई एम टॉकिंग ऑफ, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, एंड देन आपका एरिया कितना बड़ा है। इन दो चीजों का प्रोडक्ट हमें बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आता है बेटा। जाहिर सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके बताता हूं। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा नजदीक होंगी। बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा नजदीक होंगी इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया के थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसका होना लाजमी है, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उतना फ्लक्स ज्यादा। और उसके बाद यहां पे अगर हम एरिया की बात करेंगे बेटा, एरिया अगर बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकोमोडेट हो सकती है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अकोमोडेट होने का मतलब यह है, फील्ड लाइंस अकोमोडेट होने का मतलब यह है कि फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो यहां पे ये दो ऑब्वियस पैरामीटर्स है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद बेटा यहां पे एरिया आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन द एरिया। लेकिन याद रहे ये इक्वेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे एरिया को परपेंडिकुलरली बेटा काटेंगी। लेकिन अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को परपेंडिकुलरली नहीं क्रॉस करती है, किसी एक एंगल पे क्रॉस करती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास बेटा यहां पे एक एरिया है और इस एरिया का ये यहां पे एरिया वेक्टर है बेटा, और यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि एरिया वेक्टर के साथ एक ऑब्वियस एंगल बनाता है, एंड दैट इज बेटा थीटा। यू कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ बेटा एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा कि हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रॉस कर रही है। तो हम यहां पे बी का क्रॉसिंग एक्शन देखेंगे। बी का क्रॉसिंग एक्शन देखने का मतलब ये देखेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट कंसिडर करेंगे जो इस एरिया को परपेंडिकुलरली काटता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे बेटा, ऑब्वियसली इस साइड से एक कंपोनेंट निकलेगा एंड दैट विल बी बेटा बी कॉस ऑफ थीटा, और अगर मैं इसका यहां से एक कंपोनेंट निकालूंगा दैट विल बी बेटा बी साइन ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा आपको क्या लगता है कौन सा कंपोनेंट बी को कौन सा कंपोनेंट बी का इस एरिया को क्रॉस कर रहा है? मेरे हिसाब से तो बी कॉस थीटा, ऑब्वियसली बी कॉस थीटा यहां पे इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से खाली बी कॉस थीटा फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, बी साइन थीटा जरा भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बेटा। तो यहां पे अगर मैं वही डेफिनेशन वापस लिखता हूं तो डेफिनेशन के हिसाब से बेटा फाई बी विल बी इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ। मैंने इक्वेशन जरा भी चेंज नहीं की, खाली इतना बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है और वो बेटा कॉस कंपोनेंट है, तो मैंने यहां पे लिखा बेटा बी कॉस थीटा ए। इस कंपोनेंट को जो एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इसको हम बेटा नॉर्मल कंपोनेंट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इट इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर इनटू ए, यानी बी कॉस थीटा इज दैट कंपोनेंट विच इज क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलरली, सो बी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा मैथमेटिकल तरीके से लिखूंगा तो आपको बेटा पता होगा बी कॉस और ए, बी भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, एंड कॉस ऑफ थीटा, और ये डेफिनेटली दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को बेटा इन्वॉल्व करेगा। तो मैं यहां पे सिंपल में लिख सकता हूं दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी जब भी आपको बेटा फ्लक्स निकालना होगा आप बी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बी और ए का डॉट प्रोडक्ट आपको बताएगा कि कितनी फील्ड लाइंस, यानी यहां पे जो फ्लक्स हमने डिफाइन किया वो आपको दे देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से बेटा फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन ये बनती है, और ये एक जनरल डेफिनेशन भी है। याद रहे जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से
फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दैट मीन जो इक्वेशन मैंने आपको यहां पे दी ये ज्यादा जनरल और ज्यादा बेसिक डेफिनेशन है, इसके अंदर तमाम केसेस जो है वो बेटा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो याद रहे बेटा फ्लक्स निकालने के लिए बी ए कॉस ऑफ थीटा या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यह आपको बताएगा कि फ्लक्स कितना है। अब मैं यहां पे एक काम करूंगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करके दूंगा। स्पेशल केसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। बेटा जब हमने यहां पे डॉट देखा तो डॉट के बाद b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, तो b का मैग्नीट्यूड मींस ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, a का मैग्नीट्यूड मींस वो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन बेटा इसमें cos ऑफ थीटा है, cos ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि थीटा जो है क्या वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो हम बेटा यहां पे देखेंगे कि क्या होगा कि अगर एंगल डिफरेंट हुए, ठीक, तो उनको डिस्कस करते हैं। उसके इमीडिएट बाद हम यहां पे कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि पहला लेक्चर है आज, ठीक है, कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस रेज होगा और आगे जाके जो न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उनके लिए आपकी बेटा बेसिस बनेगी। ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ केसेस डिस्कस करूंगा बेटा। तो सबसे पहला केस जो है स्पेशल केस नंबर 1, अगर बेटा थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन बेटा 90 से 0 होगा। छोटे क्लासेस में आप इसको एक्यूट एंगल बोलते थे कि नहीं? तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 बेटा। ठीक है, तो इस सूरत में कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है। आप चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर देखिए, कॉस ऑफ 70, कॉस ऑफ 80 डिग्री, कॉस ऑफ 85 डिग्री, वो सब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। तो अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आया, डेफिनेटली आपका जो फ्लक्स होगा वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि बी और ए तो पॉजिटिव है। तो यहां पे आपका जो फ्लक्स है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल बेटा पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव फ्लक्स आने का क्या मतलब है, मैं आपको बेटा एक्सप्लेन करके दूंगा। पॉजिटिव फ्लक्स आने का यह मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास बेटा एक एरिया है, ये एरिया जो है इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ बेटा अक्यूट एंगल बनता है। अक्यूट एंगल मींस लाइक दिस। तो बेटा अगर मैं यही एरिया कंसीडर करता हूं जिसका मैंने एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ दिखाया है, तो यहां पे ऐसा लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली इस एरिया से बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकलने का मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में बी का भी हिसाब किताब लगता है बेटा। दैट मींस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा बाहर की तरफ जा रहा है, एक्यूट एंगल है तो बाहर की तरफ जा रहा है। दैट मींस ये जो यहां पे पॉजिटिव फ्लक्स होगा जो कि एक्यूट एंगल की वजह से आ गया, ये फ्लक्स हम एट्रीब्यूट करते हैं कि ये एक आउटवर्ड फ्लक्स है, ये एरिया से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो दिस फ्लक्स विल बी बेटा आउटवर्ड। तो याद रहे जब भी आपका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा मींस फील्ड लाइन एरिया से बाहर जा रही है। सिंपल तरीका है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दूसरा केस लेता हूं बेटा, दूसरे केस में अगर आपको यह वाला केस समझ नहीं आया, दूसरा केस पूरा क्लियर कर देगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो दूसरे केस में मान लीजिए हमारा जो थीटा है बेटा वो 90 से बड़ा है। याद रहे किसी भी केस में मैंने 90 का जिक्र नहीं किया, मैंने बोला 90 से छोटा और इसमें मैं 90 से बड़ा दिखा रहा हूं। ठीक है, सो 90 से बड़ा है और 180 के बराबर या 180 से छोटा है। इस एंगल को हम बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहां पे अगर आप कॉस ऑफ थीटा की बात करेंगे दैट इज बेटा नेगेटिव, और अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी इक्वल बेटा नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि कॉस यहां पे नेगेटिव है बिसाइड्स ए एंड बी विच आर पॉजिटिव प्योरली, तो यहां पे बेटा आपका फ्लक्स नेगेटिव आएगा। अगर हम बेटा यहां पे फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स आने को अगर हम डिफाइन करेंगे, ये क्या हुआ, बेसिकली हुआ ये कि अगर मेरे पास बेटा एरिया होगा और ये एरिया जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी और उसके बाद एरिया के अंदर जाएगी एंड दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे ऐसे दिखाई देगी। क्लियरली बेटा यहां का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है।
तो क्लियरली अगर आप यहां पे देखेंगे जो हमने एरिया वेक्टर बाहर की तरफ दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से बाहर नहीं जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शाबाश एरिया के अंदर जा रही है। दैट मींस दिस फ्लक्स इज बेटा इनवर्ड फ्लक्स। तो जब भी आपका फ्लक्स नेगेटिव आता है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि हम इनवर्ड फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं। जो भी आपका चोजन एरिया है, जिस भी डायरेक्शन में आपने एरिया वेक्टर दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड उसके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे दिस फ्लक्स इज बेटा इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स बेटा। तो अगर आपको ये आउटवर्ड इनवर्ड समझ आया, फॉर्मूला वही है, मैंने कोई फॉर्मूला चेंज नहीं की, लेकिन हम कुछ फिजिकल चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट बेटा, ठीक है। तो यहां पे ये इनवर्ड फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स मींस इनवर्ड। जो भी आपने एरिया लिया है उसका एरिया वेक्टर जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्टेड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया के अंदर की तरफ जा रही है, जैसे यहां पे बेटा दिख रहा है, ठीक। एंड देन जो मैंने केस डिस्कस नहीं किया दैट वाज द 90, मैंने 90 को कहीं पे टच नहीं किया बेटा। तो यहां पे तीसरे केस में मैं आपको दिखाऊंगा, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस बेटा, अगर थीटा का वैल्यू बेटा 90 डिग्री के बराबर होगा, उस सूरत में आपका cos 90 0, फ्लक्स तो डेफिनेटली जीरो ही आएगा। फ्लक्स जीरो आने का मतलब कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, बहुत आसान है समझना। अगर मेरे पास बेटा एरिया ऐसा है, ये बेटा एरिया वेक्टर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलने का मतलब यह है कि यहां पे 90 का एंगल बन रहा है। बेटा मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया के थ्रू पास होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो ये थ्रू पास नहीं हो रही है। थ्रू पास होने का मतलब जैसे हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं या दरवाजे से अंदर जाते हैं, लेकिन यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये एरिया को क्रॉस नहीं कर रही है, ये एरिया के साथ ऐसे गेज कर रही है। दैट मींस इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो यहां पे बेटा फ्लक्स का वैल्यू जीरो आएगा। आई होप आपको यह समझ आया होगा। फ्लक्स बहुत बेसिक टॉपिक है, सिंपल में डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड फिर नॉर्मल नहीं होगा, कोई एंगल बनाएगा, उस सूरत में बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालते हैं। कॉस कंपोनेंट जो होता है वो एरिया को नॉर्मली कट करता है, तो हम अपनी कैलकुलेशन में बी कॉस ऑफ थीटा इन्वॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। एंड देन गिव्स द डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बी कॉस थीटा ए जो है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। बस मैंने आपको यही इक्वेशन दिखाई। आज मैं आपको इसी इक्वेशन पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज कराने से पहले ऑब्वियसली हम यहां पे पहले यूनिट्स के ऊपर थोड़ी सी नजर देंगे बेटा। फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में डाल सकते हैं, और इसका बाज़ाब्ता एक यूनिट भी होता है। तो मैं बेटा आपको इसका यूनिट डिफाइन करके दूंगा, इसका यूनिट क्या होता है, कितना होता है, ताकि आपको भी अंदाजा लगे कि ज्यादा फ्लक्स कम फ्लक्स व्हाट डज दैट मीन, और उसको हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, अगर हम बेटा यूनिट्स की बात करेंगे, एसआई यूनिट अगर हम देखेंगे बेटा, एसआई यूनिट, फ्लक्स का ऐसा यूनिट बेटा वेबर आता है, WEBR, वेबर। एक फिजिसिस्ट के नाम पे है ये वेबर, ठीक है। शॉर्ट में इसको बेटा हम WB भी लिखते हैं, WB, सो वेबर। अगर हमें बेटा एक वेबर डिफाइन करना होगा, सिंपल, मैंने अभी दिखाया था आपको बेटा, फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड देन कॉस ऑफ थीटा। तो अगर बेटा मेरे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक टेस्ला का होगा, क्योंकि एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। अगर हम एरिया की बात करेंगे बेटा, मीटर स्क्वायर रखेंगे। कॉस ऑफ थीटा तो एक प्योर नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं है। तो इस टाइम पे जो फ्लक्स पास हो रहा होता है उसको हम बेटा एक वेबर का फ्लक्स बोलते हैं। तो बेटा याद रखे, जब भी एक टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लाएंगे, एक टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखेंगे, उसके थ्रू जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी बेटा उसको हम एक वेबर बोलते हैं, ठीक है। वेबर, हम उसको वेबर बोलते हैं। वेबर के अलावा हमारे पास एक और यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट, जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो सीजीएस यूनिट जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन मैक्सवेल, ठीक है। तो अगर हम बेटा मैक्सवेल की बात करेंगे, तो मैक्सवेल जो है वो यहां पे सीजीएस यूनिट है। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा सीजीएस यूनिट, एंड दैट सीजीएस यूनिट इज बेटा मैक्सवेल, MAXWELL, मैक्सवेल, जिसको हम बेटा MX से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा। अगर मुझे MX यानी एक मैक्सवेल का फ्लक्स देखना है कितना होता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए
इसको बेटा डिफाइन करने के लिए मैंने अभी आपको दिखाया था, ये ऐसा है। तो बेटा एक मैक्सवेल के लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट बेटा गॉस है, एरिया का सीजीएस यूनिट बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है। तो इस टाइम पे जो आपका फ्लक्स होगा बेटा उसको हम एक मैक्सवेल का फ्लक्स बोलेंगे। सो वन मैक्सवेल फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा वन गॉस मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा ए गॉस का होगा जिसके अंदर आपने एक छोटा सा एरिया जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, तो उस एरिया के थ्रू जितनी फील्ड लाइंस होंगी उसको बेटा एक मैक्सवेल बोलते हैं। जाहिर सी बात है मैक्सवेल एक बहुत छोटा यूनिट है इस फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जबकि ये वेबर जो है ये एक बड़ा यूनिट है। और इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन न्यूमेरिकल में बेटा इस्तेमाल होगी, बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे बेटा एक वेबर का जो फ्लक्स होता है वो 10⁻⁸ टाइम्स मैक्सवेल के बराबर होता है। आप इसको आराम से कर सकते हैं। टेस्ला और गॉस को रिलेट करना है, सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर को आपस में रिलेट करना है, एंड देन यू विल गेट कि एक वेबर और मैक्सवेल के दरमियान क्या रिलेशनशिप आती है बेटा। तो मैंने यहां पे आपके लिए यूनिट्स डिफाइन किए, मैंने आपको फ्लक्स डिफाइन करके दिया, बहुत सिंपल है। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, अब हम यहां पे देखेंगे कि डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ये वाली डेफिनेशन, हालांकि ये बहुत बेसिक है, मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूं। आगे जाने का मतलब ये है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है बेटा ये मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वैरी नहीं करेगा, उस टाइम पे ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है। क्योंकि डेफिनेशंस में अगर आप देखोगे बेटा, डेफिनेशन में हम सिंपल बी ए कॉस थीटा लिख रहे हैं। बी का कोई वैल्यू होना चाहिए जो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है जो मैंने इक्वेशन दिखाई ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे एप्लीकेबल होगी। तो आज हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर गया, वो मैं आपको बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, फिर उसकी प्रॉब्लम्स वहां पे दिखाऊंगा। लेकिन आज हम बेटा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी जिसका वैल्यू बेटा यूनिफॉर्म होगा उसके अंदर की न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, यानी इस डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज कराऊंगा, पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है बेटा। तो चलिए बेटा पहली एग्जांपल है, पढ़ लेते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल है द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर is placed in a uniform magnetic field of induction 1/pi in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with magnetic field. The magnetic flux linked with the disk is बेटा, ठीक। तो बेटा क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बेटा एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क। इस डिस्क का रेडियस जो है वो बेटा 0.2 मीटर के बराबर है, ठीक है। एक डिस्क है जिसका रेडियस 0.2 मीटर के बराबर है। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। चलिए मैं पहले इसका एरिया वेक्टर ऐसे दिखाता हूं, ये एरिया वेक्टर है, ठीक। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से रखा जाता है कि वो इस डिस्क की एक्सिस, ऑब्वियसली यहां पे एरिया वेक्टर जो है वो एक्सिस का काम करेगा, तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है दैट इज इक्वल बेटा 1/पाई। 1/पाई के बराबर का मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटिक फील्ड का। डिस्क रखी गई है जिसका रेडियस बेटा 0.2 मीटर के बराबर है, ठीक है। हमें बताना है इसके थ्रू बेटा कितना फ्लक्स पास हो जाएगा। तो कितना फ्लक्स पास होगा, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, फ्लक्स की डेफिनेशन जो है दैट इज इक्वल बेटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है, एंड देन बेटा कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने आपको दिखाई, जिस पे हम अभी यहां पे सवाल करेंगे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल बेटा 1/पाई। इसके बाद अगर मैं बेटा एरिया की बात करूंगा, याद रहे हमें खाली रेडियस दिया है, एरिया नहीं दिया, एरिया कैलकुलेट करना है। तो डिस्क जो है उसका एरिया जो होता है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एंड देन यहां पे जो आएगा दैट इज बेटा कॉस ऑफ 60। तो यहां पे बेटा पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है विल बी कैलकुलेटिंग आर स्क्वायर, रेडियस क्योंकि इसका 0.2 था, इसका स्क्वायर लिखेंगे, एंड देन बेटा कॉस ऑफ 60। नाउ कॉस ऑफ 60 इज, cos of 60 is बेटा 1/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल बेटा 0.04 डिवाइड करेंगे 2 से, एंड दैट इज इक्वल टू 0.02 वेबर
विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क बेटा। बहुत सिंपल है, मैंने पहले यही किया, थोड़ा सा इसमें वार्म अप करेंगे हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल जो है, अच्छी न्यूमेरिकल्स आती है बेटा, नीट में न्यूमेरिकल्स आती है, जेई में आती है। सो विद इन फ्यू लेक्चर्स हमारे पास इतना मटेरियल होगा कि हम अच्छे खासे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास पहला है, वेरी इजी, डिस्क था, उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना था। नाउ लेट अस सी सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल सेज at a certain region magnetic field of magnitude 42 microtesla। मैग्नेटिक फील्ड बेटा दिया हुआ है 42 माइक्रोटेस्ला, पॉइंट्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। 53 मीन समथिंग, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये कोई ऐसा एंगल नहीं जिसका हम जबानी याद रखते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, विद द प्लेन ऑफ सरफेस। लेकिन याद रहे बेटा यहां पे जो ये एंगल की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, पॉइंट्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द प्लेन ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस के प्लेन के साथ, एरिया वेक्टर के साथ नहीं बोल रहा है। तो 53 डिग्री जो है वो एरिया वेक्टर के साथ नहीं है, वो सरफेस के साथ है। तो यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे क्वेश्चन को पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। तो 53 का एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है। 42 माइक्रोटेस्ला यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो 2.5 मीटर स्क्वायर के बराबर है, देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हमें सरफेस से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा बेटा, ठीक है। तो बेटा देखेंगे कैसे करेंगे ये। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मेरे पास एक एरिया है बेटा, मेरे पास एक एरिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास एक एरिया है, चलिए इसको मैं एरिया वेक्टर लिखता हूं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एरिया वेक्टर के साथ नहीं, ये इसके साथ बेटा एंगल बनाता है, और एंगल बनाता है बेटा 53 का एंगल बनाता है, 53, ठीक है। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इट इज इक्वल बेटा 2.5 मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 42 माइक्रोटेस्ला, ठीक है। और हमारा जो एंगल आएगा बेटा, एंगल विल बी इक्वल टू, क्लियरली अगर आप देखोगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ एंगल बनाता है, हमें एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखना होता है। सो इट विल बी इक्वल टू बेटा 90 में से 53 निकालेंगे, ठीक है। सो 90 में से 53 निकालेंगे, आई थिंक दैट विल बी इक्वल बेटा 37, isn't it बेटा। सो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। हमारे क्वेश्चन में जो थीटा है बेटा वो 37 डिग्रीज का है, यह हमें यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है, हमें मुझे यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं बेटा। फॉर्मूला ये है that phi is equal to beta b into a and then cos of theta. So magnetic field is equal to 42 microtesla. Micro means 10 raised to the power minus 6. Area is equal to beta 2.5 and then beta cos of theta. Theta के बदले आएगा बेटा 37 degrees. Cos of theta यानी थीटा जो है वो 37 डिग्रीज के बराबर है। अब यहां पे तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, लेकिन मसला है कॉस ऑफ 37। 37 कोई ऐसा एंगल है नहीं जिसका हमें जो रेशियो है, टी रेशियो है, वो जबानी याद होता है। लेकिन 37 के लिए मैथमेटिक्स वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल वाले, प्योर मेडिकल वाले हैं, वो बेटा ध्यान से देखेंगे हम 37 को कैसे निकालेंगे। याद रहे बेटा, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ये एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है जिसके साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बराबर है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मींस हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर है, एक साइड बेटा 3 के बराबर है और एक साइड बेटा 4 के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अच्छे से अप्लाई होती है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसके साइड्स 5, 3 और 4 है, ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो याद रहे बेटा, ऐसे ट्रायंगल में 5 और 3 वाले जो साइड के बीच में एंगल होता है वो बेटा 53 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक ट्रिक है, ठीक है। 5 और 3 वाला जो साइड है उनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 53। मैंने पहले यही एंगल क्यों लिखा, क्योंकि आसान है याद रखना। 53, ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली 90 आएगा और ये वाला एंगल जो होगा बेटा 37 डिग्रीज का बन जाएगा बेटा। याद रहे
पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड बेटा 5, 3 और 4 है, ठीक है। तो इस 5 और 3 के बीच का जो एंगल होता है वो बेटा यहां पे 53 के बराबर होता है। तो 53 के बराबर अगर ये हो गया तो अगर मैं देखूंगा इस ट्रायंगल में cos ऑफ 37 दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस हमारा कैलकुलेशन जो है दैट विल बी इक्वल बेटा 42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा 4 डिवाइड बाय 5। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ये वैल्यू को, ठीक है। आप यहां पे जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं, चाहे आपको cos 37 निकालना है, चाहे cos 53 निकालना है, चाहे साइन कुछ भी निकालना है, आप ट्रायंगल के साइड्स के हिसाब से बेटा निकाल सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। और ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। तो यहां पे बेटा 4/5 है, बस इसको सॉल्व करना है, कोई मसला ही नहीं है। इट्स 2.5, ये ढाई, ये 5 है तो 1, यहां पे तो ये 2 बार बनेगा, यहां पे 1 तो यहां पे 2 बार बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो इट इज 84 इंटू 10⁻⁶ वेबर मींस माइक्रो वेबर बेटा। दिस इज द सॉल्यूशन जो हमें बेटा यहां पे दिखाया गया। तो इस न्यूमेरिकल में एक तो मैंने वो डेफिनेशन भी देखी, लेकिन साथ में मैंने आपको एक मैथमेटिकल ट्रिक भी दिखाई कि जब भी आपके पास एंगल्स इन्वॉल्व होंगे 37 या 53, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको जानने होते हैं, चाहे कॉस जानना है, साइन जानना है, टैन जानना है, जल्दी से आप एक ट्रायंगल बनाया करेंगे, ठीक है। और इस ट्रायंगल में 5, 3 और 4 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बेटा, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, 8th क्लास में बताते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पे 5, 3 और 4 याद रहे, 5 और 3 के साइड के बीच का जो एंगल वो 53 होता है, दूसरा 37 ऑटोमेटिकली बनेगा और हमारा बेटा काम यहां पे निकल जाता है। आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, आपको जो भी निकालना है आप यहां पे निकाल, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है या तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या इनका उल्टा होगा, आपने बेटा पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हमने यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल सा बेसिक न्यूमेरिकल है, पहले दिन के लिए बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अब बेटा आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं। The magnetic field in a certain region is given by B vector equal to 4i cap 2k cap Tesla। चलो ठीक है, मैं आपको इस न्यूमेरिकल का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। अगर आपको बेटा याद होगा, मैंने कहा था फ्लक्स निकालने के लिए आपको BA cos थीटा करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये डॉट प्रोडक्ट के बराबर भी है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो सवाल बेटा डॉट प्रोडक्ट के इर्द गिर्द भी घूम सकता है, तो मैंने इसीलिए यहां पे ये न्यूमेरिकल आपको दिखाया। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय बी वेक्टर का वेक्टर दिया हुआ है। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ लूप ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इन दिस रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट ऑन XY प्लेन। तो एक लूप है जो कि XY प्लेन पे है बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, so this is X, Y and Z, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा दिया हुआ है, दैट इज इक्वल बेटा 4 टाइम्स I कैप प्लस 2 टाइम्स K कैप। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड का X कंपोनेंट और Z कंपोनेंट है, लेकिन यह बोलता है कि एक एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड 0.1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और वो एरिया जो है दैट लूप इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन। बेटा ये XY प्लेन में, X और Y प्लेन में मैंने एक एरिया बनाया है, इसके थ्रू बताना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसके लिए मुझे पहले एरिया वेक्टर डिफाइन करना होगा। मैं यहां पे बेटा एरिया वेक्टर दिखाता हूं, और ये एरिया वेक्टर मैंने ऐसे दिखाया बेटा। ये जो यहां पे प्लेन है, जो यहां पे बोर्ड का सरफेस है, वही हमारा XY प्लेन है। तो बोर्ड के सरफेस के ऊपर मैंने प्लेन बनाया, इसके ऊपर अगर मैंने एरिया वेक्टर बनाया, या तो आपकी तरफ या तो पीछे की तरफ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कन्वीनियंस यहां पे इस्तेमाल करेंगे। चलो मैंने बाहर की तरफ दिखाया, जिस डायरेक्शन में X एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मैंने इसको ऐसे दिखाया। सो एरिया वेक्टर ऐसा है, हमें बताना है इसके थ्रू कितना बेटा फ्लक्स पास होगा। तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एरिया वेक्टर यहां पे लिखूंगा बेटा।
एरिया वेक्टर जो है, मैग्नीट्यूड मुझे पता है, एरिया वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, नंबर आ गया ना। अब हमें डायरेक्शन की जरूरत है बेटा, इट विल बी इक्वल टू सिंपली के कैप, क्योंकि आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर जो है वो के डायरेक्शन में है, के कैप की डायरेक्शन में, सो 0.1 के कैप। सो आई हैव बी वेक्टर, आई हैव ए वेक्टर, आई हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स, डॉट कीजिए, मामला खत्म, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा बेटा सॉल्यूशन में, फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल बेटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो बी वेक्टर की बात करेंगे, इट इज 4 टाइम्स आई प्लस क्या था ये, कुछ 2 था, 2 टाइम्स के कैप, डॉट करेंगे ए के साथ दैट इज 0.1 के कैप। बेटा यहां पे अगर हम डॉट करेंगे, बहुत आसान है, किया होगा आपने 11th क्लास में, डॉट करते हैं। सो आई डॉट के 0 बनेगा, के डॉट के एग्जिस्ट करेगा बेटा, खाली 2 इंटू 0.1 बचेगा, सो दैट इज 2 इंटू 0.1, क्योंकि k डॉट के ही बचेगा, i डॉट के 0 बन जाएगा बेटा, एंड दैट इज इक्वल बेटा 0.2 वेबर विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, जिसकी यहां पे हम बात कर रहे थे। यानी एक्स वाई प्लेन में रखा गया ये एरिया जो है, इसके थ्रू 0.2 वेबर का फ्लक्स होगा बेटा। याद रहे एक्स वाई प्लेन का मतलब जो बोर्ड की सरफेस है, इसी के ऊपर हमने एरिया रखा, और इस एरिया को रखने में हमें देखना था इसके थ्रू कितना बेटा फ्लक्स पास हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट एक्सरसाइज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चले एक और करते हैं, और उसके साथ में यहां पे फिर इस पहले लेक्चर को एंड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। थोड़े से न्यूमेरिकल जो होंगे थोड़े कॉम्प्लिकेट होंगे, क्योंकि वहां पे हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन छोड़ दीजिए फिलहाल दूसरे लेक्चर को, पहले लेक्चर के ऊपर ज्यादा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप ऑफ वायर ऑफ एरिया वेक्टर। बेटा एरिया वेक्टर दिया हुआ है, एरिया वेक्टर दिया हुआ है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर दिया है, वहीं से 3i कैप 4j कैप 12k कैप इज 65 माइक्रोवेबर। 65 माइक्रोवेबर का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, सॉरी फ्लक्स है, 65 माइक्रोवेबर का फ्लक्स है, यानी फ्लक्स का वैल्यू वहीं से दिया है, एरिया वेक्टर बेटा दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द लूप ऑफ द वायर। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो होता है जो एरिया को नॉर्मली काटते हैं, बी कॉस थीटा निकालना है, दैट्स इट, और कुछ यहां पे खास है नहीं बेटा। तो एरिया वेक्टर है और यहां पे 65 माइक्रोवेबर। तो मैं यहां पे बेटा आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, वो ये है कि एरिया वेक्टर जो है इट इज गिवन एज बेटा 3 टाइम्स आई कैप, यही था 3 टाइम्स आई, 3i 4j प्लस 12k, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू दिया है 65 माइक्रोवेबर, ठीक है। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने आपको शायद पढ़ाया था, हाँ मैंने पढ़ाया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे फ्लक्स इज इक्वल बेटा बी एंड देन ए एंड देन कॉस ऑफ थीटा। तो पढ़ाने के टाइम में मैंने कहा था बी कॉस ऑफ थीटा को हम बी परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एंड देन बेटा ए। तो हमें यहां पे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें यहां पे बेटा बी परपेंडिकुलर निकालना है। बी परपेंडिकुलर मींस फ्लक्स को डिवाइड करेंगे एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, याद रहे एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ था बेटा 65 माइक्रो टेस्ला, एरिया जो है एरिया वेक्टर हमें दिया गया था बेटा एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर जो है दैट इज 3i 4j 12k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड बेटा आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में वेक्टर्स में, दैट इज इक्वल बेटा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड देन बेटा 12 का स्क्वायर, एंड दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू 65 10 raised to power minus 6 डिवाइड में बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे ये बनेगा 9, ये बनेगा 14, सॉरी ये बनेगा 16,
9 16 हो गए 25, 144, 144 25, I think it is 169. That is beta 13. So it is 13, 13.1 and 13.5, 13.5 हाँ ठीक है. So it is beta 5 micro Tesla. So this is the perpendicular component of the magnetic field beta. ठीक है. So this was some basic exercise, basic questions regarding the flux जो मैंने आज आपको पढ़ाया. याद रहे मैंने आपको जो फ्लक्स पढ़ाया बेटा वो मैंने खाली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का फ्लक्स पढ़ाया. अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा डेफिनेटली उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होंगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी, वो इंशाल्लाह हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे. वहां पे हम इंटीग्रेशन देखेंगे कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं. लेकिन आज मैंने आपको पढ़ाया कि एक कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने कोई लूप रखा है तो उसके थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी यानी कितना फ्लक्स पास होगा उसका कैलकुलेशन मैंने दिखाया. याद रहे फॉर्मूला बी ए कॉस ऑफ थीटा या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. बाकी इंशाल्लाह दूसरी क्लास में आपको देखेंगे. ठीक है, तो अल्लाह ताला के हवाले आप भी और मैं भी इंशाल्लाह दूसरी क्लास में देखेंगे.